हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अभी प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कोई एक लॉन्ग सोलेनॉइड हो। लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब ये हुआ जिसकी लेंथ उसके रेडियस के कंपैरिजन में मच ग्रेटर हो, उसे आइडल सोलेनॉइड या लॉन्ग सोलेनॉइड कहते हैं। कोई एक लॉन्ग सोलेनॉइड हो जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन हो, जिसकी लेंथ यल हो, जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए हो, तो उसका जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो यल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर, यल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन यल होता है। अगर आप उस इंडक्ट सोलेनॉइड के अंदर कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल अगर इंट्रोड्यूस कर देंगे तब सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा यल इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन यल हो जाएगा। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स की, कि कॉइल या सोलेनॉइड को कंबाइन कैसे करें। तो ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स की बात करेंगे। तो दो या दो से अधिक कॉइल को हम दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। एक को हम सीरीज ग्रुपिंग बोलते हैं, एक को पैरेलल ग्रुपिंग बोलते हैं। एक को सीरीज ग्रुपिंग बोलते हैं, एक को पैरेलल ग्रुपिंग बोलते हैं। आइए हम देखें सीरीज ग्रुपिंग में क्या करते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास दो कॉइल हैं, दोनों में सेम करंट फ्लो करा रहे हैं। इसका सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल L1 है, सेकंड का सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल L2 है। फर्स्ट कॉइल के क्रॉस सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 है, सेकंड कॉइल के क्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ एप्सिलॉन 2 है और टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ एप्सिलॉन है। तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या, करंट दोनों में सेम है, तो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट प्लस एप्सिलॉन नॉट 2 हो जाएगा। एप्सिलॉन होता है E इक्वल टू होता है L डी ओवर डी टी। तो हम ये मान लें कि इन दोनों का जो कंबाइंड सोलेनॉइड है उसका इंडक्टेंस LS है। हम ये मान लें कि इन दोनों का जो कंबाइंड एक सोलेनॉइड है, इसका इंडक्टेंस LS है और इसमें करंट I फ्लो हो रही है। इसके क्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो आपका E है। तो हमारा E हो जाएगा, E के प्लेस पर LS DI ओवर DT इक्वल टू हो जाएगा L1 DI ओवर DT हो जाएगा फर्स्ट का इंड्यूस्ड ईएमएफ, L2 DI ओवर DT हो जाएगा सेकंड का इंड्यूस्ड ईएमएफ। दोनों में करंट सेम है, सेम टाइम इंटरवल में बात कर रहे हैं। ये आपका ये DI ओवर DT कैंसिल हो जाएगा, तो LS इक्वल टू L1 प्लस L2 हो जाएगा। यहाँ से एप्सिलॉन 1 है L1 DI ओवर DT, एप्सिलॉन 2 है L2 DI ओवर DT। तो यहाँ से LS इक्वल टू हो जाएगा L1 प्लस L2। हम ये मान लें कि दोनों सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस सेम है, तो LS इक्वल टू हो जाएगा, इस केस में L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L हो, तो LS इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2L हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2L हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि एक सोलेनॉइड का कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरे सोलेनॉइड में लिंक्ड नहीं है। इसको हम कपलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपलिंग बोलते हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि कपलिंग जीरो है, मींस एक सोलेनॉइड का कोई भी फ्लक्स दूसरे सोलेनॉइड में लिंक्ड नहीं है, तो कपलिंग हम जीरो मान के चल रहे हैं। आइए हम पैरेलल के केस में देखते हैं क्या होता है। कॉइल्स इन पैरेलल की जब बात करते हैं, हमारा एक ये सोलेनॉइड L1 है, एक L2 है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, इसका L2 है, इसके क्रॉस सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ E है, I करंट है। ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाइए, एक I1 एक I2। अब टोटल करंट हो जाएगी I इक्वल टू I1 प्लस I2, और हमें पता है E इक्वल टू होता है माइनस L DI ओवर DT। तो यहाँ से हमारा DI ओवर DT क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E अपॉन L हो जाएगा। तो यहाँ से I इक्वल टू I1 प्लस I2 हो गया। हमें मान लें कि DT टाइम इंटरवल में हम करंट को चेंज कर रहे हैं, तो DI ओवर DT हो जाएगा DI1 ओवर DT प्लस DI2 ओवर DT हो जाएगा। लेकिन हमें पता है DI ओवर DT किसके इक्वल है, E अपॉन LP, L के इक्वल होता है।
हमें मान सपोज कर लें कि इन दोनों का कंबाइंड एक सोलेनॉइड है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस एलपी है, तो ये हो जाएगा। अब दोनों में पैरेलल में है तो दोनों में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ तो दोनों में सेम आएगा, इसका एप्सिलॉन आएगा तो इसका भी एप्सिलॉन आएगा। एप्सिलॉन अपॉन एलपी इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एल1 प्लस एप्सिलॉन अपॉन एल2 आ जाएगा। एप्सिलॉन एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन एलपी इक्वल टू 1 अपॉन एल1 प्लस 1 अपॉन एल2 आ जाएगा। यह एलपी इक्वल टू एल1 एल2 अपॉन एल1 प्लस एल2 आ जाएगा। क्या एलपी इक्वल टू एल1 एल2 अपॉन एल1 प्लस एल2 आ जाएगा। एलपी इक्वल टू एल1 एल2 अपॉन एल1 प्लस एल2 आ जाएगा। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एलपी इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एल1 प्लस एप्सिलॉन अपॉन एल2 हो जाएगा। तो 1 अपॉन एलपी इक्वल टू 1 अपॉन एल1 प्लस 1 अपॉन एल2 हो जाएगा। ये एलपी इक्वल टू एल1 एल2 अपॉन एल1 प्लस एल2 हो जाएगा। ये आपका जो है इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा। क्या ये उसी तरीके से कंबाइन होता है जैसा रेजिस्टेंस कंबाइन होता है। जिस तरीके से सीरीज में अगर दो रेजिस्टेंस कंबाइन किए जाएं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है RS इक्वल टू R1 प्लस R2, पैरेलल में होता है R1 R2 अपन R1 प्लस R2। ठीक उसी तरीके से अगर दो इंडक्टेंस आपस में कंबाइन किए जाते हैं तो उनका भी वही रूल फॉलो होता है जो रेजिस्टेंस का होता है। आइए हम कुछ और बातें सीख लें। कोई एक आइडल इंडक्टर किसे कहते हैं? आइडल इंडक्टर उसे कहते हैं जिसका ओमिक रेजिस्टेंस जीरो हो। जिसका ओमिक रेजिस्टेंस जीरो हो उसे आइडल इंडक्टर कहते हैं। इसे हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। लेकिन एन इंडक्टेंस इज सेड टू बी आइडल इफ इट हैज नो रेजिस्टेंस। कोई भी इंडक्टेंस आइडल तब कहलाएगा जब उसका रेजिस्टेंस जीरो हो। इन एक्चुअल प्रैक्टिस ड्यू टू फाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एवरी इंडक्टर हैज सम रेजिस्टेंस। ओके, मीन्स ये इंडक्टर बने किसके होते हैं? वायर के। और वायर का एक फाइनाइट रेजिस्टेंस होता है तो जीरो रेजिस्टेंस तो हो नहीं सकता। तो हर एक इंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, वो आइडल इंडक्टर नहीं हो सकते हैं। द रिवर्स मे आर मे नॉट बी ट्रू। इसका उल्टा सही भी हो सकता है, नहीं भी सही हो सकता। रिवर्स मतलब एक रेजिस्टेंस अगर हमने लिया है, एक रजिस्टर लिया तो उसमें इंडक्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वी कैन हैव अ रेजिस्टेंस विद और विदाउट हैविंग इंडक्टेंस। मीन्स हमारे पास अगर एक रेजिस्टेंस है तो हो सकता है उसमें इंडक्टेंस हो भी या ना भी हो, वो हमारी डिजाइनिंग पर डिपेंड करता है। हम चाहें तो उसको इस तरीके से जो है फोल्ड कर दें कि उनका इंडक्टेंस जीरो हो जाए। A resistance without inductance is called non-inductive resistance. A resistance without inductance is called non-inductive resistance. एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसका इंडक्टेंस जीरो हो उसे हम नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस कहते हैं। It is obtained by double folding of a wire on itself एंड क्वाइलिंग इट। इसको अब हम चाहते हैं कि नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस मिले तो उसको प्राप्त करने का दो तरीका है, या तो वायर को फोल्ड कर ले और फोल्ड करके उनकी क्वाइलिंग बना ले। आइए देखें कि नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं, उसका डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। अब हम देखते हैं कि एक नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस कैसे हम फ्रेम करें। नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, या तो वायर को डबल फोल्ड कर देते हैं जिससे करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, एक का इंडक्टिव इफेक्ट दूसरे के द्वारा कैंसिल आउट हो जाए, या तो फिर हम वायर को डबल फोल्ड करके इस तरीके से क्वाइल्ड कर देते हैं। इससे करंट अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, एक दूसरे के इंडक्टिव इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं और ये नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस हमें मिल जाता है। To obtain a non-inductive resistance, a wire is double folded or coiled so that inductive effect cancel out as same current is flowing into opposite direction. एक ही करंट दो अपोजिट डायरेक्शन फ्लो कर दे तो इंडक्टिव इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। इन अ रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर आर रेजिस्टेंसेज क्वाइल्स आर मेड नॉन इंडक्टिव। रेजिस्टेंस बॉक्स में जितनी रेजिस्टेंस क्वाइल बनी होती हैं वो सब नॉन इंडक्टिव होती हैं, वो डबल फोल्ड करके बनाई जाती हैं जिसमें वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट ना रहे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि नॉन इंडक्टिव हम रेजिस्टेंस जो है वो कैसे बनाएं, ठीक ना। तो जब भी आपसे आइडल इंडक्टर कहा जाए इसका मतलब उसका ओमिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस जीरो है। उसको ओमिक रेजिस्टेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस ओम के लॉ को फॉलो करे। तो अगर आपका कोई एक आइडल इंडक्टर है तो उसका ओमिक रेजिस्टेंस जीरो होता है, और अगर वो नॉन आइडल इंडक्टर है तो उसमें ओमिक रेजिस्टेंस होगा, तो ओमिक रेजिस्टेंस को भी हमें इंक्लूड करना है। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस इंडक्टर
इंडक्टिव भी हो सकता है, नॉन भी इंडक्टिव हो सकता है। अगर उसको हमने डबल फोल्ड करके बनाया है तो नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस होगा। अगर सिंगल रेजिस्टेंस है तो उसमें कुछ ना कुछ इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो ये चीज़ हमें कंसीडर करनी है। रेजिस्टेंस बॉक्स में जो है डबल फोल्ड करके वायर इसीलिए लगाए जाते हैं जिससे उनका इंडक्टिव इफेक्ट जो है कैंसिल हो जाए एक दूसरे से और इंडक्टिव इफेक्ट उसमें ना रहे वायर में।